टुडे आवर टॉपिक इज प्रोडक्टिविटी। अगेन वेरी इजी टॉपिक, समझ में आएगा तो एक बार में आएगा, नहीं आएगा तो फिर कभी समझ में नहीं आएगा। बहुत ही आसान टॉपिक है, क्योंकि आपको इकोसिस्टम में मैंने इकोलॉजी में इतना बेस तैयार कर दिया है कि अब आगे की पूरी इकोलॉजी आपको बिल्कुल आसान लगने वाली है, एकदम बिल्कुल आसान। समझिए प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है। बायोमास प्रोडक्शन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी। क्या बोला मैंने? बायोमास प्रोडक्शन, बायोमास प्रोडक्शन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो बात यहां पे आई है कि बायोमास का प्रोडक्शन हो, तो अब ये बायोमास का प्रोडक्शन तो लिविंग्स करता है? ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है ना, बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है बायोमास का प्रोडक्शन। और ये बायोमास का प्रोडक्शन प्लांट भी कर सकता है, एनिमल भी कर सकता है। प्लांट करेगा तो रूट स्टेम लीफ के फॉर्म में करेगा, एनिमल करेगा तो मांस के फॉर्म में करेगा, फ्लैश के फॉर्म में करेगा। दोनों ही बायोमास है। बायोमास प्रोडक्शन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले हम लोग प्रोडक्टिविटी के यूनिट पर प्रकाश डालें। यूनिट से क्वेश्चन आ चुका है पहले कि प्रोडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा। कब बोलोगे सर बायोमास प्रोडक्शन पर यूनिट टाइम है, पर यूनिट एरिया है, तो वेट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बोला जा सकता है। हाँ बिल्कुल बोला जा सकता है। और इन जनरल हम लोग प्रोडक्टिविटी में वेट ही लिखते हैं। वेट ऑफ लिविंग, मतलब कि वेट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंटेंट मिला के दोनों, वेट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। लेकिन केवल वेट नहीं, आप चाहें तो यहाँ पे नंबर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर या एनर्जी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। एनर्जी कहां लिखूं, जगह नहीं है, रुक जाओ। चाहे तो आप एनर्जी भी लिख सकते हैं या फिर आप वेट भी लिख सकते हैं, लेकिन तीनों में से कोई एक ही। इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज प्रोडक्टिविटी, व्हाट प्रोडक्टिविटी का यूनिट लिखना है, तो नंबर, कोई भी डिजिट नंबर, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ये भी प्रोडक्टिविटी है। एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, या फिर एरिया इधर टाइम उधर कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। देन वेट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, या फिर इसको ऐसे भी कर दो, नंबर, ऐसे कर दो, नंबर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या फिर इसको ऐसे कर दो, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये भी प्रोडक्टिविटी है। या फिर ऐसे कर दो, वेट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अभिषेक बताएगा ये वेट कौन सा वेट है, फ्रेश वेट या ड्राई वेट? अभिषेक सर ड्राई वेट। अंडरस्टूड है कि ड्राई वेट होगा। इकोलॉजिकल स्टडी में ड्राई वेट मोर एक्यूरेट माना जाता है। अब यूनिट कैसे लिखे, तो देखो नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है। नंबर तो सिंपली डिजिट है, 1 से 9 के बीच में कोई डिजिट होगा या उसी का रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। तो नंबर तो कोई भी एक डिजिट हो गया, मान लो x, ठीक है। नंबर, एरिया का यूनिट क्या क्या हो सकता है अभिषेक? सर मीटर, मीटर, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, या फिर किलोमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मेनी मोर, ठीक है। टाइम का यूनिट क्या क्या हो सकता है रिभा? टाइम, सेकंड, मिनट, आवर, नहीं सेकंड, मिनट, सेकेंड, और क्या, मिनट, आवर, आवर, ईयर, मंथ, वीक, ये सब यूनिट है टाइम का, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, अगर मुझे एक पर्टिकुलर डाटा लिखना है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, 7 मीटर स्क्वायर पर ईयर। अभी क्लास ले रहे हैं, 9 बजे करेंगे कॉल।
तो 7 मीटर स्क्वायर पर ईयर। मुझे बताओ, ये जो आपको अगर कहीं ऐसा लिखा मिल जाए तो क्या इसको आप पहचान लोगे कि प्रोडक्टिविटी है? पहचानने आना चाहिए। फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर ऐसा कहीं लिखा मिल जाए तो क्या पहचान लोगे कि प्रोडक्टिविटी है? बिल्कुल, क्योंकि ये 7 क्या बता रहा है? पर्टिकुलर नंबर, मीटर स्क्वायर एरिया पर ईयर टाइम। ठीक है, क्या ऐसे और भी यूनिट बन सकता है? मतलब ऐसे और भी डाटा आ सकता है आपके सामने। फॉर एग्जांपल 9 पर किलोमीटर स्क्वायर पर मंथ। पहचानने आना चाहिए। तो आप तो बस इस फंडा को पकड़ के रखो, बस यही है फंडा। फंडा यही है बस। चलो ऐसे एक और यूनिट बना के देखते हैं नीचे इधर। एनर्जी, एनर्जी का यूनिट क्या क्या हो सकता है अतीक? कैलोरी, जूल, कैलोरी, जूल, किलो कैलोरी भी, किलो जूल भी हो सकता है। ठीक है, किलो और कैलोरी, बोलो। यस। हाँ, और बोलो, और बोलो। चलो ठीक है, कैलोरी जूल तो मोस्ट फेमस है। ठीक है, एरिया का वही सेम, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। टाइम का वही। वेट का बताओ, ग्राम, किलोग्राम, और क्या हो सकता है? यही हो सकता है, ग्राम, किलोग्राम, टन, ये हो सकता है। एरिया का वही, टाइम का वही। तो मान लो कि अगर आपके सामने एक डाटा लिखा आ जाए कल, ठीक है, कि 5 किलो जूल पर किलोमीटर स्क्वायर पर ईयर, अगर ऐसा कहीं लिखा मिल जाए तो क्या आप पकड़ लोगे कि प्रोडक्टिविटी है? यस और नो? बोलो, यस और नो? चलो, अगर ऐसा लिखा मिल जाए कि 5 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर वीक, तो क्या पकड़ लोगे कि प्रोडक्टिविटी है? बोलो। तो प्रोडक्टिविटी के यूनिट में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। पुरानी एनसीईआरटी में एक गलती है। क्या गलती है समझना। अगर मैंने यहाँ लिखा है 5 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर वीक, तो बिल्कुल सही है। पुरानी एनसीईआरटी में क्या लिख दिया है कि प्रोडक्टिविटी का यूनिट, सुना ध्यान से क्या लिखा है, ग्राम स्क्वायर पर ईयर, ऐसा कुछ लिखा है। सारा सारी गलत है। एक्चुअल में वो मीटर स्क्वायर लिखना चाह रहा था, भूल गया, और यहाँ पे उसको स्लैश लगा के एम लिखना था, प्रिंटिंग मिस्टेक। कितने बच्चे समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर हो सकता है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, और शायद नई एनसीईआरटी में सही भी हो गया है। ठीक है, तो इसको आप सही कर लेना। नोट्स में भी मैंने इस बात को मेंशन कर दिया है कि वो गलत है। ठीक है, तो ये तो क्या होगा, यूनिट। यूनिट को बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एग्जाम में आ जाता है, आपको पहचानने आना चाहिए ना। अब हम आते हैं कि आखिर प्रोडक्टिविटी है क्या। ये तो यूनिट वगैरह आप देख लिया। ठीक है, देखो भैया क्या है कि इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी दो प्रकार का होता है। अब समझना, ध्यान से समझने वाला पार्ट आ रहा है, अलर्ट हो जाओ। प्रोडक्टिविटी दो प्रकार का होता है, एक होता है प्लांट का प्रोडक्टिविटी और एक होता है एनिमल का प्रोडक्टिविटी। और प्लांट के प्रोडक्टिविटी को हम कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और एनिमल के प्रोडक्टिविटी को हम कहते हैं, एनिमल क्या, कंज्यूमर बोला ना, डायरेक्ट कंज्यूमर। प्रोड्यूसर के प्रोडक्टिविटी को कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और कंज्यूमर के प्रोडक्टिविटी को कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। फिर ये भी दो प्रकार का होता है, और ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और एक होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एक होता है ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, और एक होता है नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब मैं शॉर्ट में बोलूंगा, जीपीपी, पहला टर्म पढ़ेंगे जीपीपी, दूसरा टर्म पढ़ेंगे एनपीपी, तीसरा टर्म पढ़ेंगे जीएसपी, चौथा टर्म पढ़ेंगे एनएसपी, और एक टर्म और पढ़ेंगे प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड, जो है एनसीपी। ठीक है, सब आसान है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, सब समझ में आ जाएगा। मैं आपके सामने एक प्रोड्यूसर बना रहा हूं, समझते चले, बिल्कुल आसान है। मैं क्या कर रहा हूं, आगे पूरा इकोलॉजी आसान है, मगर मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपने कभी पहले पढ़ा नहीं है इकोलॉजी, ये 2-4 बच्चों को छोड़ के। ठीक है,
प्रोड्यूसर है, ठीक है। और दूसरा बात, बोर्ड देने वाले बच्चे ध्यान से सुनिए, एग्जाम में इकोलॉजी ऐसा टॉपिक होता है जो बड़ा स्कोरिंग होता है, ठीक है। और इसमें आपके बैच में तो ऐसे कई सारे बच्चे बैठे हैं जो इकोलॉजी वगैरह सही पास करके आए हैं बायोलॉजी में, क्या जी आती, बाकी टॉपिक तो बर्बादे कर दिया गया था इसका। इकोलॉजी डिजीज वगैरह पढ़ा दिए थे, बच गया लोग का जान, बायोटेक रिप्रोडक्शन वगैरह, ठीक है। चलिए, तो बड़ा स्कोरिंग होता है, आपको तो पूरा बायो में ही पढ़ा रहा हूँ, सौभाग्य आपका। प्रोड्यूसर है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोड्यूसर ने सोलर लाइट अपटेक किया, ठीक है। कितना अपटेक किया आपको ये सब पता है, ISR का पार, ये सब बहुत डिटेल में चर्चा हो चुकी है, ये बायोटेक। इसने सोलर लाइट अपटेक किया, सोलर एनर्जी, ठीक है साहब। और अब समझिएगा ध्यान से, इसके पास सोलर लाइट को अपटेक करने के लिए क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, और पर मिनट टाइम में यह सोलर एनर्जी को अपटेक कर करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलाती है। पूरा डिटेल में प्रोसेस में पढ़ाऊंगा आपको प्लांट फिजियो में। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलाती है, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान ये ग्लूकोज का सिंथेसिस करती है। केवल ग्लूकोज का ही सिंथेसिस नहीं होता फोटोसिंथेसिस में, आपको 11th-12th क्लास में पढ़ाते हैं कि ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस होता है, और सुनिए, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस होता है फोटोसिंथेसिस में। हाँ, आपको पढ़ाया जाता है ग्लूकोज ग्लूकोज, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस होता है, और उसी समय प्लांट इनऑर्गेनिक मिनरल को अपटेक करके उस ऑर्गेनिक के साथ उसको बाइंड भी करता रहता है। कुल मिला के प्लांट अपना बायोमास प्रोडक्शन कर रहा है, और वो बायोमास प्रोडक्शन केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। कैसे? क्योंकि वहां ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं, इवन इनऑर्गेनिक मिनरल्स भी केमिकल बॉन्ड के जरिए जुड़ रहे हैं। कुल मिला के केमिकल बॉन्ड्स के फॉर्म में एनर्जी कंजर्व हो रही है, और ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन चल रहा है, इसके लिए एनर्जी सनलाइट से आ रही है अल्टीमेटली। हालांकि आप डिटेल में पढ़ोगे कि सोलर लाइट से हमने क्या किया, फिर उसको हमने केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया, केमिकल बॉन्ड कैसे बनाया, आप पढ़ोगे डिटेल में, मैं पढ़ाऊंगा आपको रियलाइज करा दूंगा फोटोसिंथेसिस में बात। लेकिन अभी आप इतना समझो कि सोलर लाइट की मदद से केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, और केमिकल बनकर तैयार हुआ, और उस केमिकल में एनर्जी कंजर्व, और वो केमिकल ऑर्गेनिक केमिकल, और उसके साथ इनऑर्गेनिक भी बाइंडेड। कुल मिला के आप कह सकते हैं कि सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट। फॉर एग्जाम्पल, कि इस प्लांट ने एक साल में, क्या बोल रहा हूं मैं, कि 1 मीटर मान लो कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जितने भी प्रोड्यूसर हैं, एक प्रोड्यूसर नहीं है, 1 किलोमीटर स्क्वायर में जितने भी प्रोड्यूसर हैं, सभी ने एक साल में इतना बायोमास प्रोडक्शन किया अपना कि उससे 100 किलो कैलोरी एनर्जी मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ये डाटा ले रहा हूं मैं, ले लो, 100 किलो कैलोरी एनर्जी मिल सकती है, कोई दिक्कत? तो मुझे बताओ, मैं कह रहा हूं कि 100 किलो कैलोरी एनर्जी मिल सकती है, तो अगर मैं पूरा का पूरा बायोमास का लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा? 100 किलो कैलोरी पर किलोमीटर स्क्वायर पर ईयर। मैंने पर ईयर में ले लिया, मैं चाहता तो मंथ में भी ले सकता था। अरे एग्जांपल ले रहे हैं, लेने दो ना, क्या दिक्कत? यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में, जहां पे हम स्टडी करने गए हैं, 1 किलोमीटर स्क्वायर में जितने भी प्रोड्यूसर हैं, सभी मिलके एक साल में इतना केमिकल एनर्जी बना लेते हैं सोलर लाइट को अपटेक करके कि उससे 100 किलो कैलोरी एनर्जी मिल सकती है। मामला सेट है। ये जो पहली बार आपको मिला है, यही जीपीपी है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। चलिए डिफाइन कीजिए ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को, डेफिनेशन बताइए इसका। कई तरीके से एग्जाम में डेफिनेशन आएगा। हाँ, क्या मैं जीपीपी को ये कह सकता हूं, एक मिनट रुकना, ठीक है। हाँ, क्या मैं जीपीपी को ये कह सकता हूं कि जीपीपी इज द रेट ऑफ कैप्चर ऑफ सोलर एनर्जी बाय द प्रोड्यूसर ऑफ इकोसिस्टम? अगर कह सकता हूं तो सभी लोग हाँ भर दीजिए एक बार। हेलो, जीपीपी इज द रेट ऑफ कैप्चर ऑफ सोलर एनर्जी बाय द प्रोड्यूसर ऑफ इकोसिस्टम। यस और नो, हाथ खड़ा कर दीजिए अगर यस है तो। जो लोग सो रहे हैं उनको मैं यहाँ से भी भगा दूंगा तुरंत, अभी तुरंत भगाऊंगा मैं अगले स्टेटमेंट पे। मैं चैट सेक्शन खोल ले रहा हूँ,
जिनका हाथ खड़ा नहीं होगा वो तुरंत भागेगा भैया क्लास, ठीक है। हाँ राजेश्वरी सो गए? नो सर। हाथ खड़ा करने में क्या दिक्कत है भाई? तो किए तो थे सर अभी। नहीं 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 नहीं, विवेक सर हाथ किए खड़ा करने थे। नहीं आता है सिंबल वाला? आप लोग हाथ खड़ा करते हो तो मेरे को दिखता क्या नहीं है? जैसे देखो अतीक किया है, अभिषेक किया है, रिभा की है, अभी राजेश्वरी की, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट, मैं जीपीपी के बारे में ही कह रहा हूं। दूसरा स्टेटमेंट, जीपीपी इज द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायोमास बाय द प्रोड्यूसर ऑफ इकोसिस्टम। यस और नो? सेट है? चलिए, यानी कि जीपीपी को आप डिफाइन कर सकते। अब मुझे एक बात बताओ, इस प्रोड्यूसर ने नहीं, उस पूरे पर्टिकुलर एरिया के प्रोड्यूसर ने जितना केमिकल एनर्जी बनाया, जीपीपी बनाया, इस जीपीपी को ठीक है आगे कंज्यूमर खाएगा। लो मैं आगे कंज्यूमर बना देता हूं, बना दूं? ये है कंज्यूमर। ये कंज्यूमर है, ठीक है, कंज्यूमर खाएगा, ठीक है। लेकिन क्या इस पर्टिकुलर डाटा को खाएगा? क्या इस पर्टिकुलर डाटा को खाएगा कंज्यूमर? कितने लोगों को लगता है कि हाँ सर इस पर्टिकुलर डाटा को खाएगा कंज्यूमर जो जीपीपी बना है? कितनों को ऐसा लगता है? वैसे तो ये पूरा नहीं खाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसको खाएगा तो गलत जवाब है, आप लड्डू को भूल गए। ये जो भी पर्टिकुलर एग्जांपल आप पढ़ रहे हो प्रोडक्टिविटी में, जो भी पर्टिकुलर फूड चेन अभी आप लेके आगे बढ़ने वाले हो, या तो पीएफसी होगा या तो जीएफसी होगा, डीएफसी तो नहीं। लड्डू को 10% रूल लगेगा ही लगेगा, लगेगा ही लगेगा। ये जो 100 किलो कैलोरी एनर्जी बना है ये बिल्कुल ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, लेकिन इसका 90% एनर्जी यानी कि इसका 90 किलो कैलोरी एनर्जी एक साल में उस 1 किलोमीटर स्क्वायर में जितने भी प्रोड्यूसर है वो उड़ा देंगे। और उसमें से 20 उड़ा होगा रेस्पिरेशन में और 70 उड़ा होगा अदर मेटाबॉलिज्म में, अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी में। कुल मिलाकर 90 किलो कैलोरी एनर्जी एक साल में उस 1 किलोमीटर एरिया के प्रोड्यूसर ने अपने सर्वाइवल में उड़ा दिया। बचा कितना? 10। बचा कितना? 10। कितना बचा? कितना बचा? 10। 10 किलो कैलोरी पर किलोमीटर स्क्वायर पर ईयर। यही एनपीपी है, यही नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। फिर से समझा रहा हूं, एक साल में उस 1 किलोमीटर स्क्वायर के जितने भी प्रोड्यूसर हैं, एक साल में पूरे साल अगर हम उसको मेजर करें तो एक साल में 100 किलो कैलोरी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। उसमें से 90 किलो कैलोरी एनर्जी तो वो अपने सर्वाइवल में उड़ा देते हैं, अपने सर्वाइवल में उड़ा देते हैं, मतलब उनके जेब में भी नहीं रहता है, अपने सर्वाइवल में उड़ा देते हैं। जिसमें से 20 तो सेलुलर रेस्पिरेशन में उड़ता है और 70 अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, ट्रांसपिरेशन चलाना है, इवन फोटोसिंथेसिस में भी एनर्जी लगता है। इसके अलावा मान लो कि कभी गटेशन हो गया, मिनरल वाटर एब्जॉर्प्शन है, बहुत बातें, ठीक है, उसमें उड़ा दिए, सब उड़ गया, 90 के 90 उड़ गया। अब जो 10 बचा है उस 10 को प्लांट अपने अंदर नए बायोमास सिंथेसिस में यूटिलाइज करके नया बायोमास बनाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं प्लांट ने जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया उसमें से 90% को जला के राख कर दिया खुद के सर्वाइवल के लिए, और 10% बायोमास बच गया, वही उसका ग्रोथ है। उससे उसकी नई पत्तियां आई, उससे उसका फल लगा, हाइट बढ़ी,
फूल आया, रूट का लेंथ बढ़ा, स्टेम का लेंथ बढ़ा, पत्तियों का साइज बढ़ा, पत्तियों का नंबर बढ़ा, फ्लावरिंग भी, जो भी हुआ, नया अंग लगा, मतलब नया बायोमास बना, रूट, स्टेम, लीफ के फॉर्म में, और इसको आप कहोगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मतलब प्लांट ने खा पी के जो बचाया, प्लांट ने खा पी के जो बचाया, वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाया। तो क्या अगर मुझे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला लिखना होगा, फॉर्मूला कह रहा हूं, अभी मैं इसकी डेफिनेशन पे नहीं जा रहा हूं, अगर मुझे फॉर्मूला लिखना होगा तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में माइनस कर दीजिए रेस्पिरेशन प्लस मेटाबॉलिक लॉस, तो जो वैल्यू बचेगा वही नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। हेलो, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? तो क्या मैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को डिफाइन करने के लिए ऐसा कह सकता हूं कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी इज अ रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी आफ्टर द यूज ऑफ एनर्जी इन रेस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिज्म बाय द प्रोड्यूसर ऑफ इकोसिस्टम? यस और नो? सिंपल डेफिनेशन है, सिंपल है कि प्रोड्यूसर ने जीपीपी बनाने के बाद जो भी रेस्पिरेशन और मेटाबॉलिज्म में लॉस किया, उसके बाद जो बचा वही नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाया, और वो 10 किलो कैलोरी एनर्जी है। और यही 10 किलो कैलोरी एनर्जी को कंज्यूमर खाएगा, और ये कंज्यूमर इस 10 में 0 भी खा सकता है और 10 के 10 भी खा सकता है, मतलब रेंज 0 से 10 का है। नहीं खाया तो 10 का 10 प्लांट के पास बचा रहेगा, सारा खा लिया तो प्लांट के पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन ये कंज्यूमर 10 किलो कैलोरी एनर्जी से अधिक नहीं खा सकता। ये कंज्यूमर 10 किलो कैलोरी एनर्जी से अधिक नहीं खा सकता है। हाँ भाई, क्यों नहीं खा सकता है 10 किलो कैलोरी एनर्जी से अधिक? क्योंकि 90% उसने खुद के सर्वाइवल में लॉस कर दिया, और करेगा सही। चलो, मैंने क्या कहा कि ये कंज्यूमर जो भी हेटेरोट्रॉफ है, ये 0 से 10 के बीच खा सकता है। आज इसको कितना खिला दें? 6 खिला दें, चलेगा? इसको मैं आज 6 किलो कैलोरी एनर्जी खिला दे रहा हूं, 6 किलो कैलोरी एनर्जी। और ये अकेला कंज्यूमर नहीं है, मैंने डाटा जो लिया है, 6 किलो कैलोरी एनर्जी उस 1 किलोमीटर स्क्वायर में जितने भी हेटेरोट्रॉफ हैं, 1 साल में चट कर जाता। 6 किलो कैलोरी एनर्जी उस 1 किलोमीटर स्क्वायर में जितने भी कंज्यूमर हैं, 1 साल में मिलके चट कर जाते हैं। उस पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पर जो हर्बीवोर है, वो चट कर जाते हैं। देन जो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी हेटेरोट्रॉफ ने प्रोड्यूसर से लिया वो ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है। आराम से समझते चल, एनपीपी में से ही कुछ लिया, वो ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है। एंड देन इसने लिया, मैंने कहा था कि हेटेरोट्रॉफ होते हैं वो प्रोड्यूसर से खाया ऑर्गेनिक कंपाउंड, देन उसको तोड़ेगा तो एनर्जी मिलेगा, तोड़ने के बाद रॉ मटेरियल भी मिलेगा, देन उससे वो नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएगा कॉम्प्लेक्स, और वो उसका मांस होगा, फ्लैश होगा। मतलब अब इस 6 किलो कैलोरी एनर्जी को यूटिलाइज करके ये पर्टिकुलर हेटेरोट्रॉफ इसमें से कुछ एनर्जी अपने सर्वाइवल में लगाएगा, और इसी में से कुछ एनर्जी, मतलब कि कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी कंस्ट्रक्शन में लगाएगा, जो नया ऑर्गेनिक बायोमास बनाएगा। फॉर एग्जांपल कि 6 किलो कैलोरी एनर्जी अपटेक करने के बाद इसने 4 किलो कैलोरी एनर्जी अपने सर्वाइवल में, सॉरी 4 का है, 90% अपने सर्वाइवल में वेस्ट करेगी। इसका 90% निकाल लेना, कितना होता है, कितना होगा? 6 का 90% निकाल लेना। देन 1% होगा इसका 0.6, यानी कि इसका 90% हो जाएगा 5.4, राइट? 5.4 किलो कैलोरी एनर्जी ये अपने पूरी सर्वाइवल में वेस्ट कर देंगे। देन
अपना जो नया बायोमास बनाएंगे, ये मास बनाएंगे, वो केवल और केवल 0.6 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करा सकता है। और ये जो 0.6 किलो कैलोरी एनर्जी है, इससे उसका नया बायोमास बना है, मास बना है, ये उसका नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है, जो उसका बायोमास के फॉर्म में कंजर्व। यानी कि मैं ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का क्या डेफिनेशन दे सकता हूं? ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी is the amount of energy uptaken from producer of ecosystem by the heterotroph of ecosystem. Yes or no? हेटेरोट्रॉफ के द्वारा प्रोड्यूसर से लिया गया एनर्जी भी जीएसपी है। देन जीएसपी का ही यूटिलाइजेशन करके 90% लॉस, 10% बचेगा। जीएसपी का ही यूटिलाइजेशन करके हेटेरोट्रॉफ ने जो अपना बायोमास बनाया, मास बनाया, बेसिकली नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, वो एनएसपी। और एनएसपी को ही बोलते हैं कि इट इज रियल सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि जीएसपी बचता थोड़ी है, ना जीएसपी बचता है ना ही जीपीपी बचता है, दोनों बर्बाद होता है, क्योंकि जीपीपी को प्लांट खुद खाता है और जीएसपी को भी एनिमल खुद खाता है। तो बचता क्या है? बचता है एनपीपी और एनएसपी। तो रियल सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कौन है? एनएसपी। देन इस पर्टिकुलर हेर्बिवोर को अगला ट्रॉपिक लेवल का कार्निवोर खाएगा, देन उसको अगला, ऐसे चलता रहेगा, और वो सब एनएसपी का ही पार्ट होगा। अब आप उसमें डाटा डिटेल में मत घुसो। पहले तो आप बोलो इस 4 डेफिनेशन को आसानी से समझ सकते हो कि नहीं समझ सकते? प्लांट ने सोलर एनर्जी को यूज करके जितना अमाउंट बनाया एनर्जी का, वो जीपीपी है। उसमें से 90% लॉस करके प्लांट ने जो बचाया वो एनपीपी है। उसमें से जितना अमाउंट हेटेरोट्रॉफ ने खाया, पूरा हेटेरोट्रॉफ ने खाया, अभी यूं समझो, ठीक है? हेटेरोट्रॉफ ने खाया वो वो जीएसपी है। उसमें से जो खर्च करके हेटेरोट्रॉफ ने अपना अंग लगाया, मांस बनाया, ऑर्गेनिक मड बनाया, वो एनएसपी है, और वही रियल सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है। ठीक है? अब एक डेफिनेशन बच गया, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। एक चीज बच गया इसमें, बताओ क्या? जब 100 बना था, 90 प्लांट ने लॉस किया, 10 बचा। 6 हेटेरोट्रॉफ ने खाया, कंज्यूमर ने खाया, तो 4 बचा। वही एनसीपी, वही नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी है। यानी कि आप कहोगे कि नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी एनपीपी का बचा हुआ वो हिस्सा है जो कंज्यूमर ने नहीं खाया। हेलो, एनसीपी एनपीपी का बचा हुआ वो हिस्सा है जो कंज्यूमर ने कंज्यूम नहीं किया। और ये बचा किसके अंदर है? ये बचा है इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर के अंदर। और अगर प्रोड्यूसर के अंदर ये बचा हुआ है, तो कम्युनिटी के अदर कंज्यूमर कल अगर बढ़ जाए नंबर, तो संभाल लेगा प्रोड्यूसर। इसलिए इस डाटा को बोला नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। यानी कि कम्युनिटी में बचा हुआ रखा हुआ है, उसको खुद प्रोड्यूसर भी यूज नहीं करेगा, और कंज्यूमर के द्वारा यूज नहीं किया हुआ बचा हुआ है। यानी कि आप एनसीपी का फॉर्मूला क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि एनपीपी माइनस जीएसपी। एनपीपी में से जितना जीएसपी ले लिया गया है कंज्यूमर के द्वारा, फिर जो बच गया वो एनसीपी है, वो नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। हेलो, और ये नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर के बॉडी में स्टोर्ड है। और सुन लो ध्यान से, जब मैं सक्सेशन पढ़ा रहा था तब भी एनसीपी का चर्चा हुआ था, और मैंने कहा था ड्यूरिंग सक्सेशन एनसीपी डिक्रीजेस, और तब मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया था, आज फिर से देता हूं। आपको पता है ड्यूरिंग सक्सेशन प्लांट डाइवर्सिटी भी बढ़ता है, ड्यूरिंग सक्सेशन एनिमल डाइवर्सिटी भी बढ़ता है, ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है। बट आपको ये बात पता है ड्यूरिंग सक्सेशन प्लांट डाइवर्सिटी एक लिमिट तक बढ़ता है, क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में जाकर आप स्टडी कर रहे हो, तो वहां पर प्लांट स्पीसीज बढ़ती जा रही है। एक लिमिट के बाद एरिया ऑक्युपाई हो गई है एक ही टाइप के प्लांट से, तो नया स्पीसीज प्लांट का नहीं आएगा। हेलो, नहीं आएगा, प्लांट भाग नहीं सकते वहां से। बट
एनिमल डाइवर्सिटी लगातार बढ़ रही है। मान लो कि एनिमल का मेंबर भी बढ़ता जा रहा है, कोई बात नहीं है। एक स्पीशीज के अगर बहुत सारे मेंबर हो गए तो कुछ मेंबर भाग जाते हैं दूसरे एरिया में, एरिया खाली हो जाता है, नए स्पीशीज को आने का मौका मिल रहा है। और ड्यूरिंग सक्सेशन ऐसा ही होता है कि प्लांट स्पीशीज एक लिमिट तक नए नए स्पीशीज आते हैं, लेकिन एनिमल स्पीशीज एक लिमिट से ज्यादा आते हैं। और स्पीशीज ही क्यों, नंबर की भी मैं बात करूं, प्लांट अगर पूरा एरिया ऑक्युपाई कर लिया तो अब बढ़ नहीं सकता, मगर एनिमल का मेंबर बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। दिन इधर गुजारेगा, रात को दूसरे कोस्टे में गुजार लेंगे, फिर इधर वो, इधर का भी हिस्सा उधर का भी हिस्सा। और तो और सुनो ना, एनिमल स्पीशीज ज्यादा इसलिए भी बढ़ता है कि प्लांट के कंपैरिजन में एनिमल कम एरिया ऑक्युपाई करता है सर्वाइवल के लिए। कुल मिला के आप यूं समझे, ड्यूरिंग सक्सेशन प्लांट एक लिमिट तक बढ़ते हैं, एनिमल लिमिट से भी ज्यादा बढ़ता है। और अगर ऐसा है तो मुझे बताओ, एनसीपी के फॉर्मूला में एक एनपीपी एक जीएसपी है। एनपीपी प्लांट के द्वारा बनाई गई प्रोडक्टिविटी टोटल जो बाद में बचते हैं वो है, और जीएसपी एनिमल के द्वारा कंज्यूम होने वाली। तो मुझे बताओ, ड्यूरिंग सक्सेशन एनिमल एक लिमिट से ज्यादा बढ़ता जाता है, यानी कि जीएसपी का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, जीएसपी का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हाँ ठीक है, प्लांट भी बढ़ रहा है, लेकिन प्लांट एक लिमिट तक बढ़ रहा है। तो यानी कि आप कह सकते हैं ड्यूरिंग सक्सेशन एनपीपी बहुत कम ही बढ़ता है और जीएसपी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये वैल्यू कम और ये वैल्यू ज्यादा, और अगर ऐसा है तो ये वैल्यू कम। कितनों को पल्ले पड़ गया, हाथ खड़ा करो। कितनों को पल्ले पड़ गया, हाथ खड़ा करो। That's why during succession, NCP decreases, net community productivity decreases। ठीक है, और सुनो, ये एक डाटा है यहाँ पे, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी। आपको पता है कि जीपीपी क्या है? प्लांट के द्वारा सोलर लाइट को ऑब्टेक करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद जो केमिकल एनर्जी बना वही जीपीपी है। यानी कि आप ये भी कह सकते हो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज जीपीपी। हेलो, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी। एनसीईआरटी लिखती है कि जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन various data, various factors like photosynthetic capacity of producer of ecosystem, like nutrient availability in ecosystem, like प्लांट स्पीशीज, अलग अलग प्लांट स्पीशीज है तो वो जाहिर सी बात है कि अलग अलग टाइप के फोटोसिंथेसिस कर रहे होंगे। प्लांट स्पीशीज ऑफ इकोसिस्टम, कि किस प्रकार का प्लांट स्पीशीज है उस इकोसिस्टम में। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इनफैक्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कई बातों पर डिपेंड करता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट प्रोडक्टिविटी। मैंने 5 प्रोडक्टिविटी का डेफिनेशन समझा दिया है। अब ये सारी बातें आपके नोट्स में बिल्कुल सटीक वे में लिखी हुई है, अभी बातें खत्म नहीं हुई है प्रोडक्टिविटी। आपके एनसीईआरटी में ये सारी बातें बिल्कुल सटीक, सॉरी आपके नोट्स में बिल्कुल सटीक वे में लिखी हुई है। मैं चाहूंगा कि आप इन सारे डेफिनेशन को पढ़ें, देन मैं आपसे अगले मीटिंग में और भी बातें करूंगा और प्रोडक्टिविटी को समाप्त करूंगा। ये देखिए सारी बातें लिखी हुई है, जो भी मैंने बोला है वो सारी बातें आपको यहाँ लिखी मिलेगी। प्रोडक्टिविटी है, यहाँ से पढ़ते जाइएगा और पढ़ते आप यहाँ तक पढ़ लीजिए। देन मैं अगले मीटिंग में अभी आपसे और भी बातें करूंगा, यहाँ तक पढ़ लीजिएगा, ठीक है? यहाँ तक पढ़िए, देन मैं अगले मीटिंग में आपका डाउट भी ले लूंगा। आइए मिलते हैं अगले मीटिंग में।